नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम दो अलग अलग जगह से, एक संसद से और दूसरा उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, इन दोनों जगह से दो खबरों का आकलन करते हुए यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो इन दो जगहों पर, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों ही मुद्दों पर जूझती हुई दिखाई दे रही है। पहला वाकया संसद का। तो संसद में आज फिर एक बार गतिरोध देखने को मिले और इस गतिरोध को अगर हम समझें तो जिस तरीके से राहुल गांधी लोकसभा में खड़े हुए और लोकसभा में जब खड़े हुए तो उस वक्त जो वो बोलना चाह रहे थे उनको नियमों का हवाला देकर नहीं बोलने दिया गया। लेकिन खबर यह थी कि इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक सुलह का प्रयास हुआ था सदन को चलाने के लिए, और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को बोलने के लिए छूट दी गई थी। यह कांग्रेस पार्टी का दावा है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का अगर आप किरण रिजिजू का स्टेटमेंट देखोगे तो उन्होंने यह स्वीकार किया, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सदन को नोटिस देना होता है, लेकिन राहुल गांधी ने वो नोटिस नहीं दिया। तो एक बार फिर राहुल गांधी जो बोलना चाह रहे थे वो राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया। हंगामा हुआ और अब सदन कल तक के लिए एक बार फिर स्थगित हो गया। अब शाम होते होते खबर आई कि एक बार फिर विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, ऐसे कुछ लोग लोकसभा स्पीकर के जो चेंबर है उसमें मिले स्पीकर से, और एक बार फिर सरकार के साथ यह तय हुआ कि अब कल से जो है सदन चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी जो करना चाहते हैं अब वो राहुल गांधी को करने दिया जाएगा। अब सवाल क्या है, हम उसको अगर समझें तो राहुल गांधी बजट सेशन पर नहीं बोलकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए मनोज मुकुंद नरवणे की जो किताब थी उसको कोट करने पर लगे हुए थे, और किताब अप्रकाशित थी। और उसको लेकर सारा हंगामा शुरू हुआ, और फिर उसके बाद निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर जो टिप्पणियां की, हालांकि सच्चाई जो है वो क्या है सबको पता है, लेकिन फिर भी टिप्पणियां की, तो उससे कांग्रेस पार्टी और भड़क गई। कुछ सांसदों का सस्पेंशन भी हुआ। तो अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि सदन में जब हम देखते हैं तो लोकसभा स्पीकर वो सर्वोपरि होता है। नियम, कानून, सब कुछ जो शक्तियां हैं वो लोकसभा स्पीकर के पास होती है। तो जब लोकसभा स्पीकर यह कहता है कि विपक्ष के कुछ सांसद नरेंद्र मोदी के साथ कुछ भी अप्रिय घटना कर सकते थे, ऐसी खबर उनको लगी, तो इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में आने से मना कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे सांसदों पर एक्शन कब, और ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन सांसदों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा? यह सबसे बड़ा सवाल है देश के सामने। आखिर हर बार राहुल गांधी की जिद पूरी क्यों हो जाती है? ये कुछ सवाल है जिनके जवाब जो है वो जनता ढूंढ भी रही है और उसके मन में आते भी हैं। क्योंकि राहुल गांधी बदतमीजी कर रहे हैं, एक के बाद एक जो है वो बदतमीजी की जा रही है। रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा जाता है, जब चाहे मकर द्वार को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो फिर सत्ता पक्ष की, या मैं तो कहूंगा कि लोकसभा स्पीकर की ऐसी कौन सी मजबूरी है? आप जगदीप धनखड़ की भी देखा। जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा सदन के सभापति थे, तो किस तरीके से उन्होंने सांसदों का निलंबन कर दिया था। तो यहां पर नहीं किया जा रहा। तो क्या एक बार फिर राहुल गांधी वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं? और राहुल गांधी को ऐसा नहीं है कि ये लोकसभा का ही मामला है, राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। अब इसके दो मायने हो सकते हैं। एक कि सरकार जो है वो ये सोचती होगी कि राहुल गांधी के होने से ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, और अगर इससे पॉलिटिकल अगर उसमें रूप में अगर देखें और फायदा है भारतीय जनता पार्टी का,
तो फिर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी सदन की गरिमा को इसी तरीके से तार तार करते रहें और देश की जनता देखती रहे। वो उकसाने का काम करे, वो झूठ बोले, वो भ्रम पैदा करे, भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा होता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक्शन नहीं लेती। तो इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, और मुद्दे कौन से हैं वो आप सबको पता है, फिर चाहे वो नागरिकता को लेकर हो या और किसी चीज को लेकर हो। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसका पॉलिटिकल माइलेज जो है उसका फायदा उठाने का भरपूर प्रयास करती है। तो अगर ऐसा करती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है कि वो सीधे तौर पर राहुल गांधी को अटैक करे और संसद में संस्कृति और गरिमा की बात करे। दूसरा, इसका दूसरा पहलू आप देखोगे तो दूसरा पहलू उत्तर प्रदेश से, जहां सीतापुर में सनातन संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जो है वो बड़ा हमला बोला विपक्ष के ऊपर, लेकिन एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सबक भी दे दिया। क्या सबक दिया, इसमें कुछ चीजें जो है वो आज उनकी जो भाषण था उसमें एक था कि बट गए तो कटने के रास्ते खुल जाएंगे। तो एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने, और ये योगी आदित्यनाथ ही थे जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कमजोर हुई और उसके बाद में एक संशय की जिसको हम कहें कि उत्पत्ति हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने आगरा की सरसंघ संचालक उनके साथ जो मंच शेयर किया और फिर बोला बटोगे तो कटोगे, और उसी का परिणाम था कि हरियाणा, महाराष्ट्र और एक तरफा जो है वो परिणाम आ गए। तो योगी आदित्यनाथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए एक बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है। इससे जो है वो कतई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ वीडियो में कुछ लोगों के जो है वो सवाल भी होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या नरेंद्र मोदी को पता नहीं है? मुझे लगता है सबको पता है, तो फिर एक्शन लेने से डर क्यों रहे? किसी की तो जिम्मेवारी होगी, क्योंकि आज के भाषण में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो यही नहीं रुके। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से कत्लेआम जारी है, तो मानवाधिकार से लेकर दुनिया में चुप्पी छाई हुई है। अब सवाल उठता है हमारे मानवाधिकार वालों को, जो छोटी सी बात में कुत्तों के लिए जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई भी बोलने वाला नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बोला जिस तरीके से विदेशी आक्रांताओं ने और शरणार्थियों को दो अलग अलग शब्दों के साथ, विदेशी आक्रांताओं की जब बात हुई तो किस तरीके से वो आए और फिर उन्होंने आकर यहां पर किस तरीके से लूटपाट मचाई। तो ये जवाब है उन लोगों के लिए। आपने देखा होगा जब असदुद्दीन ओवैसी, या मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा 140 करोड़ आबादी, युवा और स्किल्स, तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, और वैसे भी आप देखिए आरएसएस की अभी जो है वो धारणा है कि 3 बच्चे होने चाहिए, तो इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि उनका अहम योगदान है। अब इस कौम को लेकर 2 सवाल बड़े जो है वो जरूरी हो जाते हैं। एक, ये लोग कहते हैं कि ये बहादुर कौम है, तो भारत में मुसलमान तो थे नहीं, आक्रांता आए थे, तो डर के मारे जिन्होंने कन्वर्जन किया वो बहादुर कैसे हो सकते हैं? तो बहादुर कौन थे? बहादुर वो थे जो लड़े, जो शहीद हो गए, जो कट गए। उन्होंने शीश कटा दिया लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। तो जो आज धर्मांतरण से जो मुस्लिम होकर बैठे हैं वो बहादुर कौम कैसे? और जब नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि 140 करोड़ की आबादी में युवाओं का अहम योगदान है, तो आप सोचकर देखिए, जब हम युवाओं की बात करते हैं तो यहां पर बात आती है स्किल्स की। तो आप पंचर वालों से और कबाड़ी वालों से इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि शरणार्थियों को जगह दी गई और अब वो गला पकड़ने तक आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि ये शरणार्थी कौन थे, किस तरीके से इस देश का बंटवारा हुआ, और फिर उसके बाद में इन लोगों को यहां शरण दे दी गई कि वो यहां पर भी रह सकते हैं, जबकि मजहब के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ। और फिर इकोनॉमी को लेकर भी जो है वो बड़ा हमला बोला कि किस तरीके से इकोनॉमी बंटाधार हुई। और लेकिन एक चीज जो इसमें थी कि एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए, इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया।
तो ये सवाल जब हम ये कहते हैं कि बीजेपी इससे क्यों जूझ रही है, तो आप याद करिए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अभी मुद्दा शांत भी नहीं हुआ यूजीसी का। तो यूजीसी क्या है, जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ जो लगातार जो है वो जाति आधारित राजनीति से किनारा करती हो, उसके ऊपर जो है वो एक तरीके से वार करती हो, वो पार्टी यूजीसी का एक जो है वो नया एक्ट ले आती है। और जो एक्ट कैसा था वो हमने उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी और उनके बाद आता है मोदी, और योगी आदित्यनाथ को घेरने का एक भरपूर प्रयास किया गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर कमजोर होते हैं तो वो एक ही मुद्दे पर कमजोर हो सकते हैं और वो है हिंदुत्व का। तो अगर हिंदू बंटता है तो योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ जाएंगे, और इसके लिए एक बड़ी साजिश चल रही है। और इस साजिश में आप देखिए यूजीसी जो है वो बिल आया, वो एक्ट बना, उसमें कुछ गाइडलाइंस थी, और उसके बाद पास करने वाली सत्ता में जो सरकार है वो किसकी है, बीजेपी की। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसके जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर एक्शन अब तक क्यों नहीं हुआ, पहला कारण। और दूसरा, जब हम इसको उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के नजरिए में अगर आप जाओगे तो केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए, उनको हराने के लिए, कमजोर करने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य का अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, जो तथाकथित शंकराचार्य जब प्रयागराज पहुंचे, जो विवाद हुआ, उसमें केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी को अगर हम फॉलो करें, उसका आकलन करें, तो समझ में आता है कि ये वो लोग हैं, वो महत्वाकांक्षी लोग हैं जो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है वो साजिश कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफ राहुल गांधी की जिद और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का जो संकल्प है, जनता का जो भरोसा है, इन दोनों से जूझती हुई दिखाई देती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो में 2014 के बाद से ऐसे बहुत सारे काम किए जो इस देश को जरूरत थी, ऐसे फैसले लिए गए, लेकिन चाहे वो यूजीसी का मामला हो या फिर हम कहें राहुल गांधी का घेरने का मामला हो और बदतमीजी सहन करने का मामला हो, या फिर पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाने का मामला हो, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें अभी भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई देती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।